दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं हूं अन्नू कपूर और प्रस्तुत हूं पेश करने के लिए वो शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कहानियां हैं, मजेदार कहानियां हैं। पहली कहानी, किसने कहा कि वो फिल्मों में काम करना चाहता है, तो पिताजी ने तान दी बंदूक। ये है कि पहली कहानी। आज की कहानी बड़ी बंदूक वाली कहानी है। दूसरी कहानी में प्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या सिन्हा को संजीव कुमार ने चाइनीज आलू के नाम पर क्या खिला दिया। रेगुलर सेगमेंट्स में तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां हम बात करते हैं 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता से। बहुत पुराना हमारा सेगमेंट है। इस सेगमेंट के माध्यम से हम आप सबसे जुड़ जाते हैं। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध गीतकार, लिरिसिस्ट, कवि सुश्री समीर को। फिल्मी मिस्टेक सेगमेंट में बात होगी उस फिल्म की जिसका नाम है हे बेबी। और अंत में हमारे श्रोता महेश गहलोत के प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश। तो चलिए दोस्तों, 92.7 बिग एफएम के सुहाने सफर का आगाज करते हैं इस शीरीं मजेदार नगमे के साथ। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पेशावर से एक परिवार चला आया बंबई। इस परिवार के मुखिया थे किशन चंद खन्ना। ये किशन चंद खन्ना साहब बहुत ही डिसिप्लिन, उसूलों के पक्के, प्रॉपर आदमी थे। यहां आए, टेक्सटाइल, डाई और केमिकल का बिजनेस बहुत मेहनत करके जमा लिया और अपने बड़े बेटे को अच्छी तालीम के लिए नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। सपना यही था कि बेटा बिजनेस संभालेगा। यह बच्चा बहुत शर्मीला था। एक दिन एक टीचर ने जबरदस्ती उसे एक नाटक में शामिल कर दिया और उसे यह नाटक में काम करना पसंद आ गया। फिर बाद में दोस्तों के साथ फिल्म देखने का मौका मिला तो पहली फिल्म देख डाली, देवानंद स्टारर 16वां साल। बस इसके बाद बच्चे के मन में उमड़ घुमड़ करते हुए सवाल उठने लगे, चाहतें जाग पड़ी कि वो एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएगा। लेकिन पिता का खौफ था, इसलिए दिल की बात किसी को कही नहीं। कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पिताजी ने कहा कि चलो संभालो बिजनेस। और पता नहीं क्यों उससे ये लगा कि अब वो मौका आ गया है कि वो अपने दिल की बात अपने पिताजी से कह दे। बहुत हिम्मत जुटाई और पिता के सामने जबान खोल ही डाली कि डैडी मुझे फिल्मों में हीरो बनना है। डैडी ने बेटे की बात सुनी और तड़ातड़ सीधे पहुंच गए अपने कमरे में। और जब बाहर निकले तो पिताजी के हाथ में बंदूक थी और सीधी बंदूक की नली तान दी अपने बेटे के सीने पर और कहा कि फिल्मों का नाम लिया तो गोली मार दूंगा। बेटा कांप गया, हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी। मामला गंभीर हो चला था तो इस बच्चे की मां को बीच में आना पड़ा। उन्होंने भी अपने पति को किसी तरह समझाया। मामला थोड़ा ठंडा हुआ। हस्बैंड को कहा, अपना बच्चा है, एक बार आप कोशिश तो कर लेने दें। पिता ने गौर से सुना, मान गए। बोले, एक शर्त पर, इस शर्त पर कि सिर्फ 2 साल तक कोशिश करना है। 2 साल में अगर तू हीरो बन गया तो ठीक, नहीं तो वही करना होगा जो मैं कहूंगा। अपने पिता का खानदानी बिजनेस संभालना होगा। बेटे के सामने कोई और चारा नहीं था तो बेटे ने हां कर दी। बेटे के लिए बहुत परीक्षा की घड़ी थी। 2 साल का वक्त था और इन 2 साल के वक्त में बेटा जुट गया अपने सपनों को साकार करने के लिए और कमाल कर दिया, फिल्मों में छा गया। उस बेटे का नाम था विनोद खन्ना। प्रोड्यूसर रोमू एंड सिप्पी की 2 फिल्में एक साथ शूट हो रही थी। एक थी अलाप, दूसरी इनकार। दोनों का सेट लगा हुआ था मोहन स्टूडियो में। लंच ब्रेक होता तो दोनों फिल्म्स की यूनिट एक साथ खाना खाती। इनकार की हीरोइन थी विद्या सिन्हा। अलाप में गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए एक दिन सेट पर आए संजीव कुमार। विद्या सुना खुश
कि हरि भाई के साथ लंच करेंगी। लीजिए जी, लंच ब्रेक हुआ तो बड़े चाव के साथ विद्या सिन्हा पहुंच गई संजीव कुमार के साथ लंच करने। संजीव कुमार ने कहा ये डिश लो, एक डिश की तरफ इशारा किया, ट्राई दिस। विद्या सिन्हा ने पूछा ये कौन सी डिश है हरि भाई? संजीव कुमार ने कहा इसे चाइनीज आलू कहते हैं। विद्या ने जब गौर से डिश की तरफ देखा तो उनको चाइनीज आलू का शेप बड़ा अटपटा सा लगा। पूछा हरि भाई ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? तो संजीव कुमार ने समझाया कि देखो विद्या, चाइनीज आलू का शेप ऐसा ही होता है, इसलिए शेप ना देखो, खा लो। विद्या ने संजीव कुमार की बात मानकर 2 पीस चाइनीज आलू खा लिए, लेकिन जब खाया और निगला तो उन्हें कुछ टेस्ट अजीब सा लगा, कुछ रबड़ जैसा लगा, अजीब सा कुछ। खैर, लंच के बाद विद्या वापस अपने काम में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद संजीव कुमार वहां मुस्कुराते हुए पहुंचे और विद्या से पूछा, हां भाई विद्या, चाइनीज आलू कैसे लगे? विद्या ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, देखिए मुझे तो आपके साथ खाना खाना था, आई डेंट केयर फॉर द चाइनीज डिश। संजीव कुमार ये बात सुनकर जोर से हंसने लगे और उन्होंने विद्या सिन्हा को बताया कि असल में वो जो चाइनीज आलू है वो प्रॉन्स थे। विद्या सिन्हा वेजिटेरियन, ये सुनना था कि वॉशरूम की तरफ भागी और बाहर संजीव कुमार को नाना प्रकार की आवाजें सुननी पड़ी। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। आप कौन बोल रही हैं? मैं आशा पंजवानी बोल रही हूँ, मीरा रोड से। मीरा रोड, अरे वाह वाह वाह, ठाणे डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। आज हमारे सौभाग्य के मुंबई और महाराष्ट्र वालों से हमारी बातचीत हो रही है। जी आशा जी, अपने बारे में बताएं, घर में कौन कौन है? मम्मी है, हस्बैंड और मुझे एक बेटी है 1.5 साल की। अरे वाह वाह वाह, सबको मेरी तरफ से बहुत सारे प्यार, बहुत शुभकामनाएं। जी क्या क्या पूछना चाहती हैं? कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने सुना है गोविंदा जी की माता जी शारदा जी वो भी सिंगर थी, क्या उन्होंने कोई फिल्मों में गाना गाया है? गोविंदा जी की माता जी का नाम निर्मला देवी। ओके ओके ओके, पूरा नाम था, हाँ, निर्मला अरुण लिखती थी, क्योंकि गोविंदा साहब के फादर का नाम अरुण कुमार आहूजा था और आई थिंक लेट 90s में उनका निधन हुआ। और डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत गाए हैं और बहुत खूबसूरत गीत गाए हैं। हमारे पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है, 1942 में उनका करियर स्टार्ट हुआ था। शारदा नाम की फिल्म में उन्होंने जरूर गाना गाया था। अच्छा। और निर्मला देवी के नाम से उन्हें क्रेडिट दिया गया था। बावर्ची में भी वो दिखाई दी थी, गाना भी गाया था, जरा बच के, जन्माष्टमी, सहरा गीत। तो डेफिनेटली वो बहुत उच्च कोटि की गायिका थी और फिल्मों में भी उन्होंने प्लेबैक दिया है। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आशा जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे तरफ से सभी घर वालों को प्रणाम कहिएगा। थैंक यू सो मच। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद कर रहा है प्रसिद्ध गीतकार, लिरिसिस्ट समीर को। समीर का जन्म 24 फरवरी 1958 को बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ। जन्म का नाम सीतालाल पांडे। आपके पिता श्री अनजान मशहूर गीतकार थे, माताजी श्रीमती इंदिरा पांडे। समीर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ कॉमर्स किया। पिताजी चाहते थे कि वो नौकरी करें, इसलिए बैंक में लग गए, अच्छी पोस्ट पर। लेकिन संगीत में रुचि थी, इस वजह से कुछ सालों बाद समीर ने नौकरी छोड़ दी और चले आए बंबई। 3 सालों तक संघर्ष किया। 1983 में उन्हें पहला मौका मिला, फिल्म थी बेखबर। गाने आए, फिल्म आई, लेकिन न फिल्म चली न गाने। मगर काम मिलने लगा, क्योंकि लोगों ने टैलेंट को नोटिस कर लिया था। इंसाफ कौन करेगा, 2 कैदी, रखवाला, बीवी हो तो ऐसी, बहुत सारी बड़ी बजट की फिल्मों में गीत लिखने के चांसेस तो मिले, लेकिन वो कामयाबी, वो स्टारडम जिसका इंतजार था, वो अभी हासिल नहीं हुई थी। और हासिल हुई
10 साल बाद ये मौका मिला। फिल्म थी दिल। उनका लिखा गीत सुपर डुपर हिट हो गया। बोल थे मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। तभी महेश भट्ट ने भी अपनी फिल्म में समीर से गीत लिखवाए। फिल्म थी आशिकी, और इस फिल्म के गीतों ने समीर के लिखे कलाम की ऐसी धूम मचाई कि समीर का नाम शीर्षस्थ गीतकारों में लिया जाने लगा। शुरू हो गया सिलसिला फिर हिट फिल्मों का। एक दौर ऐसा आया जब समीर यानी कि सुपर हिट गीत, सुपर हिट फिल्म, सबसे महंगे गीतकार, हाईएस्ट पेड लिरिसिस्ट हो गए और एक दिन में 3-3, 4-4 गीत रिकॉर्ड होने लगे। समीर ने 30 सालों के सफर में तकरीबन 650 फिल्मों में लगभग 4000 से भी ज्यादा गाने लिखे। हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी भी गीतकार ने अब तक इतने गीत नहीं लिखे हैं, जिस वजह से समीर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया। 1997 में अपने पिता अनजान साहब की मृत्यु के बाद समीर को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने कुछ समय तक फिल्मों से किनारा कर लिया और वापस चले गए बनारस। लेकिन मन वहां नहीं लगा और एक बार फिर नए जोश के साथ 1999 में लौटे और दूसरी पारी शुरू की। फिल्म थी हसीना मान जाएगी। तब से अब तक श्री समीर का यह सफर अभी भी जारी है। समीर को फिल्म आशिकी, हम हेराई प्यार के और दीवाना के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स प्राप्त हो चुके हैं। अनीता से ब्याह रचाया, 3 संतानें हैं, पुत्र संदेश, 2 बिटियां हैं, संचिता और सुचिता। हमेशा फिल्मों में बेहतरीन गीत लिखते रहे और लिखते रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, खुश रहें, यही हमारी मंगल कामना है। आज का ये कार्यक्रम यदि श्री समीर सुन रहे हों, उनके परिवार के सदस्य सुन रहे हों, तो ये सनद रहे कि 92.7 बिग एफएम पर हमने बहुत ही आदर, सम्मान और प्रेम के साथ श्री समीर को याद किया। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, यही मंगल कामना है। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। 2007 में साजिद खान ने अक्षय कुमार, फरदीन खान, रितेश देशमुख और विद्या बालन को लेकर एक फिल्म बनाई थी, हे बेबी। इसकी एक मिस्टेक। इस फिल्म में एक सीन था जब अक्षय कुमार बच्चे के लिए डायपर खरीदने एक सुपरमार्केट जाता है और वहां डायपर की ढेर सारी ब्रांड देखकर वो घबरा जाता है। इस शॉट में दिखता है कि उसके पीछे एक महिला शॉपिंग कर रही है, जिसकी गोद में स्काई ब्लू कलर का फ्रॉक पहने हुए एक बच्ची है। एक्सक्यूज मी। सॉरी। No, it's all right. Tell me. आप मेरे साथ कोने में आ सकती हैं? Why? आई वांट टू पैम्पर। What? पैम्पर खरीदना। पैम्पर प्लीज, पैम्पर। अक्षय वहां मौजूद एक महिला से डायपर खरीदने के लिए हेल्प मांगता है। तब पीछे वाली महिला की जो बच्ची थी वो बदलकर वाइट कपड़ा पहने हुए दिखाई देती है, एक बच्चे में बदल जाती है, बच्ची नहीं। और जब अक्षय डायपर का कोई ब्रांड देख रहा होता है तब वो बच्चा फिर से बच्ची में बदल जाता है। ये कंटिन्यूटी मिस्टेक बड़ी भयंकर मिस्टेक है। हमारे पास फोटो भी है, आप देख सकते हैं इसको। टाइम कोड है 14। लास्ट सेगमेंट है सेक्टर ई, शास्त्री नगर, जोधपुर के श्री महेश गहलोत ने पूछा है कि फिल्मों की पटकथा क्या होती है। तो महेश जी, अच्छा प्रश्न है, टेक्निकल सवाल है। पहले तो ये समझ लीजिए कि कहानी क्या होती है। कहानी यह है कि एक व्यक्ति है और वो पहाड़ी पे चला जाता है, पहाड़ी से नीचे देखता है तो उसे सब कुछ फ्लैट दिखाई देता है। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन जब आप इसकी पटकथा लिखने लगते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें, स्टेजेस का ख्याल रखना पड़ता है सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये आदमी कहां से निकला है, कौन है ये आदमी। सो कहानी को जब विस्तार में दृश्य, संवाद, परिवेश के अंदर जब लिखा जाता है तो उसको पटकथा या स्क्रीन प्ले कहते हैं। एक कहानी को फिल्म के हिसाब से जब आप गढ़ने बैठते हैं, एक केस हो गया था हमारे साथ कि एक हमारे जो राइटर भी बन गए थे वो, और वो प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने एक लिख दिया, गांव के जनजीवन की झांकी।
अब जब डायरेक्टर उसको पूरे ट्रीटमेंट के साथ शूट करने बैठा तो उन्होंने कहा यार इतना लंबा टाइम क्यों ले रहे हो, तुम तो एक कैमरा पैन कर दो। लेकिन स्क्रीन प्ले में ऐसा नहीं होता। जब आपने लिखा गांव के जनजीवन की झांकी तो वो सिर्फ एक पैन शॉट से काम नहीं चलेगा, कंडे भी थेपते हुए दिखाएंगे आप, कहीं गोधुली की वेला में जो जानवर चले आ रहे हैं वो भी आप दिखाएंगे, उगता हुआ सूरज भी दिखाएंगे, कहीं गांव के आसपास पोखर दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें ट्रीटमेंट दिखाते हैं और वो स्क्रीन प्ले का पार्ट होता है। बड़ी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा गहलोत जी आपने सवाल पूछा है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है। मैं कम समय में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कभी जोधपुर आना हुआ तो लोगों को इकट्ठा कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म का स्क्रीन प्ले क्या होता है और कहानी क्या होती है। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय भारत, वंदे मातरम।